आप सभी को नमस्कार। अगले टॉपिक में जो हम लोग बात किए थे, जो टॉपिक नंबर दूसरा था, उसमें हम लोगों ने परिभाषा खंड को जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 है, उसमें कुछ निर्वचन खंड में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें अस्थावर संपत्ति अर्थात इनमूवेबल प्रॉपर्टी को, लिखत को, अटेस्टेड को, रजिस्ट्रीकृत को, भूबद्ध को, अनुयोज्य दावे को और किसी तथ्य की किसी व्यक्ति को सूचना, संविदा का भंग आदि कुछ ऐसे चीज़ों को स्पष्ट किया गया है, बताने का प्रयास किया गया है। तो उसमें हम लोगों ने अपने अगले जो टॉपिक थे उसमें भूबद्ध को कैसे वहाँ पर परिभाषित किया गया है, कैसे परिभाषा खंड में उसको बताया गया है, हम लोगों ने वो देख लिया है। आज जो है वो हम लोग बहुत कम इसमें परिभाषा खंड दिया गया है, तो आज हम लोग लिखत को, अनुयोज्य दावे को और सूचना संबंधी जो भी चीज़ें हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे कि आज परिभाषा खंड ख़त्म भी हो जाए। उसके बाद महत्वपूर्ण है धारा 5 और उस पर हम लोग अपना अगला जो है वो टॉपिक शुरू करेंगे, महत्वपूर्ण है वो भी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं लिखत से। इसको अंग्रेजी में कहे तो अटेस्टेड बोलते हैं, ATTESTED, अटेस्टेड। लिखत जो है वह संपत्ति अंतरण के धारा 3 के अनुसार अवश्यति लिखत अभिप्रेत है, अवश्यति से लिखत अभिप्रेत है। संपत्ति अंतरण के अंतर्गत लिखत में अवश्यति लेख को शामिल किया गया है, अर्थात वसीयत को छोड़कर संपत्ति अंतरण से संबंधित सभी लेख संपत्ति अंतरण अधिनियम में लेख माने जाएंगे। संपत्ति अंतरण के अंतर्गत संपत्ति अंतरण के लिए दोनों पक्षकार जीवित होने चाहिए, जबकि वसीयत में वसीयतकर्ता के मृत्यु के बाद वो प्रभावी होता है। अनुप्रमाणन जो है वह वसीयत का ही भाग है। यदि अनुप्रमाणन जिसको अटेस्टेड बोलते हैं, तो संपत्ति अंतरण के धारा 3 के अनुसार किसी लिखत के संबंध में अनुप्रमाणित होने का अर्थ है 2 या 2 से अधिक साक्ष्यों द्वारा अनुप्रमाणित होना, जिसमें प्रत्येक में निष्पादक को हस्ताक्षर करते या चिन्ह लगाते हुए देखा है, या फिर दूसरा नंबर है कि निष्पादक की उपस्थिति में और उसके निर्देशाधीन किसी अन्य व्यक्ति को हस्ताक्षर करते हुए देखा है, या फिर तीसरा है कि निष्पादक से उसके हस्ताक्षर या चिन्ह की या अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप से अभिस्वीकृति पाई है। उनमें से प्रत्येक साक्षी ने निष्पादक की उपस्थिति में लेख पर हस्ताक्षर किए हैं, या यह आवश्यक नहीं है कि सभी साक्षी एक समय में ही उपस्थित हो तथा अधिनियम में अनुप्रमाणन का कोई प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया है। यह सदैव निष्पादन के बाद होता है। देखिए, किसी भी दस्तावेज की 4 स्थितियां होती हैं। पहला निष्पादन, दूसरा अनुप्रमाणन, तीसरा पंजीयन, चौथा क्रियान्वयन। तो निष्पादन के बाद तथा पंजीयन के पहले अनुक्रम जो पहले होता है वो अनुप्रमाणन होता है। निष्पादन के बाद और पंजीयन के पहले बीच में जो आता है वो अनुप्रमाणन होता है। अनुप्रमाणन का शाब्दिक अर्थ है कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित करना इस बात का प्रमाण कि अमुक व्यक्ति के ही हस्ताक्षर हैं। अनुप्रमाणन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के आधार पर संपत्ति अंतरण अधिनियम में संशोधन अधिनियम 1926 के द्वारा जोड़ा गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 तथा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 यह प्रावधान नहीं करती कि कौन अनुप्रमाणिक होंगे। कुंवर हरिश्चंद्र बनाम वसीचंद्र मोहमती AIR 1954। इस वाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि साक्षी स्वयं कुंवर हरिश्चंद्र बनाम वसीचंद्र मोहमती AIR 1954 के वाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि साक्षी स्वयं अनुप्रमाणक नहीं हो सकता, अर्थात एक वैध अनुप्रमाणन के लिए आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, यह अनुक्रमांक गैर वसीयती दस्तावेज पर लागू होगा। दूसरा, वैध अनुप्रमाणन में 2 या 2 से अधिक साक्षी होने चाहिए। साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर या चिन्ह लगाया जाएगा। तीसरा, निष्पादक की भी उपस्थिति अनिवार्य है। चौथा, व्यक्तिगत अभिस्वीकृति के आधार पर अनुप्रमाणन किया जा सकता है। पाँचवां, अनुप्रमाणन तथा निष्पादन दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। जैसा कि हम लोग देखे हैं ऊपर ही अभी कि किसी भी दस्तावेज की 4 स्थितियां होती हैं। पहला निष्पादन, दूसरा जो है
वो अनुप्रमाणन। तीसरा जो है वो है पंजीयन। तो निष्पादन और अनुप्रमाणन दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। छठा है कि सभी साक्ष्यों का एक ही समय में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। सातवां, अनुप्रमाणन का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। इसका विधिक प्रभाव क्या है? तो अब्दुल जब्बार बनाम वेक्टन शास्त्री AIR 1965 में अनुप्रमाणन केवल इस बात के प्रमाण हैं कि दस्तावेज निष्पादक के द्वारा ही निष्पादित एवं हस्ताक्षरित है। अनुप्रमाणन तथ्य को प्रमाणित नहीं करता। अंग्रेजी विधि में देखें तो अंग्रेजी विधि के अनुसार सभी साक्ष्यों का एक साथ एक समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है तथा अंग्रेजी विधि में व्यक्तिगत अभिस्वीकृति स्वीकार नहीं है, जबकि हम जो यहाँ की विधि है उसमें सभी साक्ष्यों का एक साथ उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अंग्रेजी विधि में देखें तो सभी साक्ष्यों का एक साथ उपस्थित होना अनिवार्य है और व्यक्तिगत अभिस्वीकृति वहाँ पर स्वीकार नहीं है। लिखत को TPA के धारा 3, यदि लिखत को हम TPA की धारा 3 के अनुसार देखें, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के धारा 3 के अनुसार देखें तो अवसीयती लेख इस अधिनियम के अंतर्गत लिखत में शामिल है, अर्थात वसीयत को छोड़कर संपत्ति अंतरण से संबंधित सभी लेख इस अधिनियम में लिखत में शामिल हैं। TPA के लिए दोनों पक्षकार जीवित होने चाहिए। वसीयत में दोनों पक्षकार वसीयत के समय जीवित होते हैं, परंतु वसीयत सदैव वसीयतकर्ता के मृत्यु के बाद प्रभावी होता है। इसलिए संपत्ति अंतरण अधिनियम में इसे नहीं शामिल किया गया है। यह परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम और स्टाम्प अधिनियम पर लागू होती है, परंतु भारतीय उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार पर लागू नहीं होती है। स्टाम्प अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 14 में परिभाषित किया गया है इसको। एक बात देखेंगे, केस है कि अशोक कलाम बनाम दिल्ली राज्य AIR 2014 का है। हाई कोर्ट जो है वो उच्च न्यायालय दिल्ली का है। तो फोटो कॉपी लिखत नहीं है, ना तो इसे जब्त किया जा सकता है, ना ही स्टाम्प ड्यूटी देकर इसको वैध बनाया जा सकता है। तो ये लिखत हो गया। अब अनुयोज्य दावे को भी धारा 3 में परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, निर्वचन खंड में उसको भी दिया गया है। तो अनुयोज्य दावे को समझेंगे तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अनुयोज्य दावा किसी ऋण या उस चल संपत्ति में जो दावेदार के वास्तविक या आणविक कब्जे में नहीं है, तो लाभप्रद हित का ऐसा दावा जिसे सिविल न्यायालय अंतोल देने के लिए आधार प्रदान करने वाला मानता हो तथा ऐसे ऋण के बदले में अचल संपत्ति का कोई बंधक, चल संपत्ति की कोई गिरवी या आडवान न हो। अर्थात और आसान भाषा में इसको समझते हैं कि किसी ऋण के वसूली के लिए अथवा लाभप्रद हित प्राप्त करने के लिए दायर किया गया दावा जिस ऋण के बदले में अचल संपत्ति का कोई संबंध, कोई बंधक, चल संपत्ति की कोई गिरवी या आडवान न किया गया हो तथा ऐसा लाभप्रद हित उस चल संपत्ति पर उत्पन्न हुआ हो जो दावेदार के वास्तविक या आणविक कब्जे में नहीं है। ऐसा लाभप्रद हित वर्तमान प्रादुर्भावनामान सशर्त या समाश्रित हो सकता है तथा सिविल न्यायालय द्वारा उपचार दिलाने में सक्षम है। अनुयोज्य दावा एक विधिक दावा है जो न्यायालय के द्वारा निम्न दशाओं में प्रदान किया जाता है। पहला, बिना प्रत्याभूति का ऋण। दूसरा, चल संपत्ति पर उत्पन्न लाभप्रद हित संपत्ति दावेदार के कब्जे में न हो। तीसरा, ऐसा ऋण वर्तमान भविष्यकालिक सशर्त समाश्रित हो सकता है। अनुयोज्य दावे के लिए ऋण सदैव बिना प्रत्याभूति के होना चाहिए। बंधक, गिरवी, आडवान इसमें शामिल नहीं है। लाभप्रद हित सदैव ऐसे चल संपत्ति पर उत्पन्न हो जो दावे करने वाले व्यक्ति के कब्जे में ना हो। भागीदारी द्वारा हिसाब मांगना, LIC की राशि पाने का अधिकार, बोली की राशि वापस पाने का अधिकार, यदि बोली स्वीकार न की गई हो, विक्रय अस्वीकार होने पर एडवांस दी गई राशि, यह सभी अनुयोज्य दावा हैं। जहाँ न तो कोई ऋण है न तो कोई लाभप्रद हित, वह अनुयोज्य दावा नहीं है। जैसे डिग्री, देखिए निम्न अनुयोज्य दावा नहीं है, जैसे डिग्री, कॉपीराइट, अंशधारी से लाभ प्राप्त करना इत्यादि।
कई बार जुडिशरी में यहाँ से प्रश्न पूछता है कि क्या लॉटरी टिकट क्या माल है या अनुयोज्य दावा है। ठीक, तो इसको कई सारे केसों में स्पष्ट करने का प्रयास किया गया, जिसमें एक केस है हंसराज बनाम तमिलनाडु राज्य सरकार और AIR 1986 उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि यह दोनों है। ठीक, तो हंसराज बनाम तमिलनाडु राज्य AIR तमिलनाडु राज्य सरकार AIR 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉटरी टिकट जो है वो माल भी है और अनुयोज्य दावा भी है। दूसरा केस भारत संचार निगम बनाम पवन कुमार गुप्ता में BSNL को पूरा कानपुर संचार ड्यूटी टेलीफोन संबंधित है, इसे अनुयोज्य दावा कहा गया, परंतु धारा 130 जो TPA के अंतर्गत जो कालातीत हो गए हो वह वसूल योग्य नहीं होंगे। अनुयोज्य दावे की तीसरी आवश्यकता यह है कि सिविल न्यायालय अनुतोष प्रदान करने वाला आधार प्रदान करने वाला मानता हो, अर्थात सिविल न्यायालय उपचार दिलाने में सक्षम हो। तो हम देखेंगे कि अनुयोज्य दावे का अंतरण अध्याय 8 में धारा 130 में दिया हुआ है TPA के। तो इसको समझते हैं, क्योंकि अनुयोज्य दावे को जो है वो परिभाषा खंड में तो परिभाषित किया ही गया है, साथ में इसे अध्याय 8 के धारा 130 में भी बताया गया है। वहाँ से इसको समझ के और स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 130 अनुयोज्य दावे के अंतरण का प्रावधान करती है, जिसके अनुसार अनुयोज्य दावे का प्रतिफल सहित या प्रतिफल रहित अंतरण किया जा सकता है। यह अंतरण लिखित निष्पादन के साथ किया जाता है। ऐसा लिखित अंतरक द्वारा या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। अंतरण लेख के निष्पादन के साथ ही पूरा हो जाएगा। अंतरण निष्पादन की तिथि से ही प्रभावी होता है। ऐसे अंतरण के पश्चात अंतरणकर्ता के सब अधिकार और सब उपचार, चाहे वे नुकसानी के तौर पर हो या अन्यथा हो, सब अंतर्ती में निहित हो जाएंगे, भले ही अंतरण की सूचना न दी गई हो। परंतु अनुयोज्य दावे का अंतरण उसी समय पूर्ण हो जाता है जब अंतरक या प्राधिकृत व्यक्ति दस्तावेज निष्पादित कर देता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि ऋणी व्यक्ति ऐसे अंतरण के लिए अपनी सहमति दे या उसे अंतरण की सूचना दी जाए, परंतु जब ऋणी को अंतरण की सूचना प्राप्त नहीं हो और वह अंतरक की शोध्य धन का संदाय कर देता है, तो ऋणी उसे पुनः रकम संदाय करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये अनुयोज्य दावा जो है, हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने अचल संपत्ति अर्थात अस्थावर संपत्ति देखा। उसके बाद हम लोगों ने जो है परिभाषा खंड में ही हम लोगों ने दूसरा जो है अचल संपत्ति के बाद हम लोगों ने दूसरा उसमें महत्वपूर्ण देखा था कि लिखत क्या होता है। फिर हम लोगों ने रजिस्ट्री की भूबद्ध अनुयोज्य दावा देख लिया है। अब एक है सूचना, और जो कि परिभाषा खंड में स्पष्ट किया गया है कि किसी तथ्य की किसी व्यक्ति को सूचना कब होती है, कब माना जाएगा। तो सूचना समझ लेते हैं। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अनुसार सूचना से अभिप्राय किसी तथ्य की वास्तविक जानकारी होना, या यदि किसी तथ्य की जानकारी करने के लिए जानबूझकर जांच या तलाशी करने में उपेक्षा नहीं बरती जाती तो उसे तथ्य के बारे में जानकारी हो जाती। सूचना का अर्थ किसी तथ्य की वास्तविक जानकारी होना है। यदि किसी व्यक्ति को किसी तथ्य की जानकारी है तो वह कह सकता है कि उसे तथ्य की सूचना है। देखिए, डॉक्टर हरि सिंह गौर जो हैं वो कहते हैं कि सूचना से अभिप्राय किसी तथ्य की जानकारी या संज्ञान या जागरूकता से है। सूचना की उत्पत्ति साम्या की अदालतों में हुआ था। इसकी उत्पत्ति, सूचना का आधार क्या होता है, ग्राउंड ऑफ नोटिस क्या होती है, तो इसके दो आधार हैं, विबंधन, उपधारणाएं। सूचना के प्रकार, तो सूचना के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है वास्तविक सूचना। तो देखिए, वास्तविक सूचना का अभिप्राय किसी तथ्य के बारे में पक्षकारों को प्रत्यक्ष रूप से जानकारी होना इसके लिए आवश्यक है। इसमें मुख्यतः 3 बातें हैं। एक, सुनिश्चित जानकारी। दूसरा, निश्चित पक्षकार द्वारा निश्चित पक्षकार को। तीसरा, एक ही संव्यवहार में। सूचना के प्रकार में दूसरा प्रकार है प्रलक्षित सूचना। प्रलक्षित सूचना का अभिप्राय प्रत्यक्ष रूप से जानकारी है। इसका आधार वास्तव में कोई पक्षकार
साम्य है, वास्तव में कोई पक्षकार वास्तविक तथ्य की जानकारी नहीं रखता, परंतु न्यायालय यह मानता है कि उसे जानकारी है। ऐसी परिस्थितियों में विद्यमान है कि यदि वह लापरवाही या आलस्य न किया होता तो उसे जानकारी होती। इसलिए विधि या यह उपधारा करती है कि उसे जानकारी हो गई है। दस्तावेज की वास्तविक सूचना उसके विषय वस्तु की प्रलक्षित सूचना मानी जाती है। निम्न परिस्थितियों में प्रलक्षित सूचना की उपधारा मतलब कि अवधारणा करती है, मतलब न्यायालय जो है वो उपधारा कर लेती है। पहला, असावधानी। दूसरा, सम्यक छानबीन का अभाव। तीसरा जो है वो है सद्भावनापूर्वक समव्यवहार। चौथा है पंजीयन सूचना के समतुल्य है। पांचवा है वास्तविक भौतिक कब्जा सूचना के बराबर है। छठा है अभिकर्ता को दी गई सूचना प्रलक्षित सूचना है। तीसरा उसका प्रकार है अभ्यारोपित सूचना। अभ्यारोपित सूचना, तो अभ्यारोपित सूचना जो है वो से तात्पर्य अभ्यारोपित सूचना से तात्पर्य कारोबार के अनुक्रम में अभिकर्ता को किसी तत्व की जानकारी दिया जाना है, उसके मालिक को दिया जाना माना जाता है। इसके लिए आवश्यक है सूचना अभिकर्ता को दी जाए, एजेंसी के दौरान दी जाए, एजेंसी की व्यवसाय के अनुक्रम में दी जाए। यदि अभिकर्ता कपटपूर्वक समव्यवहार करता है, इसके लिए प्रिंसिपल उत्तरदायी नहीं होगा। तो आज जो है वो हम लोग का परिभाषा खंड जो है, निर्वचन खंड धारा 3 जो है वो ख़त्म हो गया। धारा 3 में मुख्यतः जो है यही 4-5 परिभाषाएं दी गई हैं जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहला जो है कि अस्थावर संपत्ति क्या होती है, अचल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। दूसरा जो है वह लिखत को बताया गया है। तीसरा जो है वह अनुयोज्य दावे को बताया गया है। चौथा जो है वो सूचना वगैरह को बताया गया है। और एक दो चीज़ें जो हम लोगों ने मतलब कि रजिस्ट्रीकृत ये सब देखा है, अनुप्रमाणन वगैरह क्या होता है, इन सब को भी यहाँ पर परिभाषित किया गया, समझाया गया है। तो आज हम लोग का ये परिभाषा खंड ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई होगी। चीज़ें थोड़ी सी समझने में जटिलता है, लेकिन प्रयास किया गया है कि आप उसे एक बार समझने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।